फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल। आज हम लोग करेंगे एबीएम का यूनिट 3। बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, लेकिन थोड़ा सा सीक्वेंस है इसका। आप मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन को पढ़ने के पहले एक बार जाकर के यूनिट 1 एंड यूनिट 2 को पढ़िए, क्योंकि यूनिट 1 में हम लोग समझते हैं इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स को और मैक्रो इकोनॉमिक्स को। फिर हम लोग पढ़ते हैं डिमांड एंड सप्लाई के बारे में। तो डिमांड एंड सप्लाई, इन चीज़ों का इन्फ्लेशन के ऊपर और मनी सप्लाई के ऊपर एक डायरेक्ट इम्पैक्ट है। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर को शुरू करें। देखिए, मनी का जो डेफिनेशन है ना, मैंने नोट डाउन किया है यहाँ पे कि मनी इज एनीथिंग विच परफॉर्म्स द फोर फॉलोइंग फंक्शन। इस बेसिक चीज को याद रखिएगा कि ये अगर चार फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा होता है तो उसको हम लोग मनी कहेंगे। ऐसे ऑब्जेक्टिव बनता है आपका एबीएम के एग्जाम में, पूछा जाएगा आपको विच आर द फंक्शंस ऑफ मनी। तो मनी देखिए एक तरह से मेजर ऑफ वैल्यू है। तो लॉन्गर टर्म के लिए आप मॉनेटरी वैल्यू में स्टोरेज रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आज जो 100 रुपये का नोट है वो 2 साल के बाद भी 100 रुपये का ही नोट रहेगा, लेकिन वहीं अगर आप चावल रख दें हो सकता है खराब हो जाए। सेकेंड, आज मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में मनी सबसे इंपॉर्टेंट है। जब तक मनी नहीं हुआ करता था, ईसा से कई एक शताब्दी पहले ही मनी सिक्का जारी हुआ, मुद्राएं जारी हुई, अगर आपने इतिहास पढ़ा हो तो जब तक मनी नहीं था तो बार्टर सिस्टम हुआ करता था। लेकिन अभी मनी जो है वो एक तरह से मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। स्टोर ऑफ वैल्यू ओवर टाइम के लिए, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक स्टोर ऑफ वैल्यू भी है। उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट्स। अगर किसी तरह के आप किसी व्यक्ति या संस्था के बीच एक डिफर्ड पेमेंट एग्रीमेंट में है या पेमेंट एग्रीमेंट में है तो मनी ही वहाँ पर जो है ना डिफर्ड पेमेंट का सोर्स बन सकता है। जैसे बैंक में हमने लोन दिया, हम पैसा धीरे धीरे वापस लेंगे। एक सप्लायर ने मशीनरी दी, वो इंस्टॉलमेंट्स में पैसे लेगा अपने बायर से। तो यहाँ पे डिफर्ड पेमेंट जो हो रहा है उसका भी एक माध्यम मनी ही है। मैंने इसी चीज़ को देखिए आगे स्लाइड में एक्सप्लेन किया है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आप पढ़ सकते हैं इस चीज़ को, मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, टाइम जाया होगा। मेजर ऑफ वैल्यू आप पढ़ सकते हैं, स्टोर ऑफ वैल्यू आप पढ़ सकते हैं, एंड स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट। लेकिन हमें इस चैप्टर में जो समझना है कि मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन का रिलेशन कैसे है, उसको बेसिकली हमें अंडरस्टैंड करना है। तो देखिए, बात यह है कि मैंने अपने पहले चैप्टर में बताया था कि जब हम लोग किसी भी अर्थव्यवस्था का अध्ययन कर रहे होते हैं तो एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री का होना आवश्यक है। तो आप इमेजिन कीजिए, जो भारत जैसे इंडिया जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री है, इसके अंदर अगर मनी का सप्लाई अनकंट्रोलेबल हो तो कैसी अवस्था होगी, क्या सिचुएशन होगा, आपके मन में क्या प्रश्न उठता है? जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, मान लीजिए आज सबको गवर्नमेंट 10-10 लाख रुपए दे दे, क्या होगा? हो सकता है कि कुछ लोगों की जो दबी हुई इच्छाएं होंगी, कार खरीदने की, मोबाइल खरीदने की, या अदर जो लेविश एक्सेसरीज होते हैं, जो अदर देन लाइफ नीड की चीज़ें होती हैं, खाने की चीज़ें होती हैं, या उनका जो परचेसिंग पावर था उससे बियॉन्ड हट के वो क्या करेंगे, और चीज़ें वस्तुएं खरीदने जाएंगे। लेकिन क्या होगा, मार्केट में उन चीज़ों का सप्लाई अवेलेबल नहीं होगा, और मार्केट अगेन इक्विलिब्रियम पाने के लिए डिमांड और सप्लाई का चीज़ों के रेट को बढ़ाएगा। दैट मीन्स मनी के सप्लाई का डायरेक्ट रिलेशन है इन्फ्लेशन से। मनी सप्लाई का डायरेक्ट रिलेशन है इन्फ्लेशन से। जितना अधिक इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में मनी का सप्लाई होगा उतना ही इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा। और धीरे धीरे जैसे अगर अर्थव्यवस्था से पैसा निकल जाए, अगर मनी निकल आए, तो क्या होगा, आपका इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। तो इस तात्पर्य में इन्फ्लेशन, इस वर्ड को भी समझना आवश्यक है। एक शॉर्ट वर्ड में बोल दूं जो नए लोग होंगे उनके लिए, इन्फ्लेशन जो है वो एक तरह से मनी के वैल्यू में इरोजन है, डिग्रेडेशन और डीवैल्यूएशन ऑफ द मनी, या परचेसिंग पावर जहां मनी का कम हो जाए उसको हम लोग क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन की केस कहते हैं। तो हमने मनी सप्लाई में पढ़ना है कि मनी सप्लाई जो है वो रेफर करता है टू द स्टॉक ऑफ मनी इन सर्कुलेशन इन इकोनॉमी। ये रेफर करता है इकोनॉमी में एक समय में, एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर एक समय में कितना मनी जो है सप्लाई हो रहा है। पार्शियली ये एक्सोजिनस है, ठीक है, मतलब कहने का अर्थ कि बाहर से भी कंट्रोल होता है,
गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, और पार्टली जो है ये इंडोजिनस भी है। दोनों तरह से है, मतलब कुछ आउटर कंट्रोल भी है और कुछ इनर सर्कमस्टांसेस भी हैं। दोनों वजह से जो है ये मनी सप्लाई इंपैक्ट होता है। चार मेजर कॉजेज, चार मेजर जो है ना मनी मेजरमेंट का, इंडिया में मनी सप्लाई के मेजरमेंट का चार मेजर यहाँ पे एक क्या बोलते हैं आपको दिया गया है कि किस तरह से मनी को सप्लाई किया जाए। 4 कॉमन मेजर्स हैं इंडिया में। तो हम लोग चर्चा करेंगे कौन कौन से मनी मेजर्स के टूल हैं इंडिया में, या किस तरह से मनी को सप्लाई को मेजर करते हैं। तो मनी कहाँ पर है, पैसा किसके पास है, किस जगह पर है, अगर हम लोगों को ये वस्तुतः पता चल जाए तो हम लोग क्या करेंगे, पता कर पाएंगे हाँ ठीक है ये पैसा आज पब्लिक के हाथ में है, करेंसी पब्लिक के हाथ में, तो इसको क्या कहा जाए। अगर मान लीजिए पूरा का पूरा पैसा बैंकों में जमा है तो इसको क्या कहा जाए। तो इस तरह से गवर्नमेंट ने या आरबीआई ने 4 डिफरेंट टर्म डिवाइज किए हैं, मैं टर्म कहना चाह रहा था आगे, टर्म डिवाइज किए हैं जिससे कि मनी का सप्लाई पता चलता है हमें। तो हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे नैरो मनी की। डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है आपका वन लाइनर, विच आउट ऑफ दिस रेफर एज नैरो मनी। आंख मूंद के आंसर लगाइएगा M1। मनी के जो 4 मेजर्स हैं वो है M1, M2, M3 एंड M4। चलिए तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोग M1 को देखें। तो M1 जो है आपका वो है नैरो मनी। नैरो मनी का देखिए एक फॉर्मूला दिया गया, इसको ध्यान से देखिएगा कि जो करेंसी विथ पब्लिक है, जो करेंसी पब्लिक के पास है, डिमांड डिपॉजिट विथ बैंकिंग सिस्टम जो है, जो डिमांड डिपॉजिट जो ऑन डिमांड निकाल पाए लोग, टाइम डिपॉजिट नहीं, और अदर डिपॉजिट जो आरबीआई के पास है, ये कहलाता है आपका नैरो मनी। इस फॉर्मूला को रट लीजिए, पूरी तरह से रट लीजिए, क्योंकि बाकी सारे जो मनी है वो M2 हो, M3 हो, M4 हो, डिपेंडेंट M1 पे ही है, इसलिए M1 आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। तो करेंसी विथ पब्लिक कितना है, डिमांड डिपॉजिट विथ बैंकिंग सिस्टम कितना है, और अदर डिपॉजिट आरबीआई के पास कितना है, ये तीनों मिलकर आपका बनता है M1। वहीं आपका M2 जो है वो अगर आप M1 में पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक डिपॉजिट को जोड़ देते हैं तो आपका M2 फाइंड आउट हो जाएगा, मतलब सेकेंड मनी का मेजर फाइंड आउट हो जाएगा। चलिए इससे आगे बढ़ेंगे, हम लोग देखेंगे नेक्स्ट डिटेल्स। हमने M2 तक देख लिया, जबकि हमारे पास टोटल 4 मेजर्स हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे M3 के विषय में। देखिए M3 जो है आपका, M3 होता है, अगर आप, मैंने कहा था आप M1 को याद रखें, अगर आप M1 में टाइम डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम को जोड़ देते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, M3 आ जाएगा। वहीं M4 जो है, इसमें आप M3 के साथ ऑल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक जोड़ें, लेकिन आप NSC को एक्सक्लूड करें, M4 आ जाएगा। ये तो फ्रेंड्स आपको रटना ही पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, सिंपली बात है, करेंसी विथ पब्लिक बड़ी बात नहीं है, आपको याद रहेगा, और डिमांड डिपॉजिट विथ बैंकिंग सिस्टम और अदर डिपॉजिट आरबीआई, ये अगर आपको ये M1 याद हो जाए तो आप बशर्ते बाकी चीज़ें याद कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग डिमांड डिपॉजिट को देखें। डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, वैसी लायबिलिटी जो कि पेबल है ऑन डिमांड, ऑन डिमांड पेबल है, जैसे आपका कोई भी सेविंग बैंक्स का अकाउंट हो, आपका करंट का बैलेंस हो, ये सब चीज़ें ऑन डिमांड पेबल होती हैं। मुझे लगता है ये समझाने की आवश्यकता नहीं है, तो वक्त जाया नहीं करेंगे, आप लोग डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट समझते हैं। हम लोग बेहतर होगा कि इन्फ्लेशन पर चर्चा करें। तो चूंकि इम्पैक्ट डायरेक्ट है मनी का सप्लाई का इन्फ्लेशन के ऊपर, इसीलिए आरबीआई को कहीं ना कहीं इसको कंट्रोल करना पड़ता है। पहले हम लोग चर्चा कर लेंगे इस इन्फ्लेशन के ऊपर, फिर मॉनिटरी कंट्रोल के टूल्स के बारे में बाद में चर्चा करेंगे। तो देखिए जो मैंने पॉइंट लिखा है, द कंसेप्ट ऑफ इन्फ्लेशन रेफर्स टू अ सस्टेन्ड राइज इन द जनरल लेवल ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। क्या हो गया, अगर आपका धीरे धीरे एक तरह से आपका अगर सर्विस और गुड्स ये दोनों महंगे होते जा रहे हैं, दैट अगेन मीन्स कि परचेसिंग पावर घटता जा रहा है, तो आपका क्या कहलाएगा, वो इन्फ्लेशन कहलाएगा। आप देख सकते हैं अगला 12वां पॉइंट है आपका, इसके कॉजेस क्या क्या है ये देखना महत्वपूर्ण है। देखिए तो कॉजेस हैं, 2 तरह से इसको समझाया गया है एक्चुअली कॉजेस को, हम लोग उसको चर्चा करेंगे। इन्फ्लेशन सबसे पहले तो परचेसिंग पावर को कम करेगा, ये मैंने कह दिया है। 2 तरह के कॉज हैं इसके, एक हो सकता है कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन जनरेट हो मार्केट में,
जहां पर क्या हुआ कि सडनली डिमांड रेज हो गया, डिमांड बढ़ गया। अभी देख लीजिए, एक अक्रॉस द ग्लोब एपिडेमिक सिचुएशन है, पेंडेमिक सिचुएशन है, कोविड है, सडनली जो है डिमांड रेज हुआ किन चीज़ों का, दो चीज़ों का, आपका ये सैनिटाइजर हो या हैंड वॉश की चीज़ें हो या आपका मास्क हो, तो यहाँ से भी कुछ इन्फ्लेशन आएगा, चीज़ों की कीमत बढ़ेगी, तो इसको हम लोग डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहेंगे। वहीं पर अगर मान लीजिए आपका इनपुट कॉस्ट बढ़ जाए, जैसे कि कंपनियों ने जो फोर व्हीलर कंपनियां हैं वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन पे अब BS4 की जगह BS6 का इंजन बनाएंगी, उनका इनपुट कॉस्ट बढ़ जाएगा। जब इनपुट कॉस्ट बढ़ेगा तो वैसे इन्फ्लेशन क्या कहलाएंगे आपके, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहलाएंगे। आगे इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है, आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। डिमांड पुल इन्फ्लेशन ये कहता है कि राइज हो जनरल प्राइस में कॉस्ट बाय इंक्रीजिंग एग्रीगेट डिमांड। वहीं कॉस्ट पुश कहता है कि ये ऐसा इन्फ्लेशन है जो कि सब्सटेंशियल इंक्रीज इन द कॉस्ट हो जाए। चलिए अब इसके आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि मेजर्स क्या क्या है इन्फ्लेशन के, किस तरह से मेजर्स करते हैं इन्फ्लेशन को। तो मैं वो आगे की स्लाइड का आपके लिए ये करता हूँ। चलिए देखते हैं। बेसिकली 4 मेजर्स हैं जिसको हमको समझना है। 4 मेजर्स हैं। सबसे पहला आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स को हम लोग देखेंगे, WPI है, ठीक है। दूसरा आपका CPI है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। उसके बाद जो है आपका एक GDP डिफ्लेटर कंसेप्ट आता है, ठीक है, और एक है आपका फूड इन्फ्लेशन। इसमें आपको जो इंपॉर्टेंट है वो ये ध्यान रखना है कि एग्जाम में पूछते हैं कि हेडलाइन इन्फ्लेशन इंडिया में किसे कहते हैं। देखिए मैंने आप लोगों के लिए ग्रीन कर दिया उस पार्ट को, बुलेटिन में कर दिया है कि WPI को हेडलाइन इन्फ्लेशन कहते हैं। इसका फ्रीक्वेंसी भी पूछ लेते हैं, तो ये मंथली फ्रीक्वेंसी है इसका। वहीं पर जो है आपका WPI क्या रेफर करता है, ये ध्यान दीजिए, मैंने 19 नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है कि WPI रेफर्स टू द चेंजेस इन द लेवल ऑफ प्राइस ऑफ अ बास्केट ऑफ गुड्स एट द होलसेल लेवल, ठीक है। होलसेल लेवल पर जो चेंज हुआ उसको WPI कहेंगे। वहीं पे आपका CPI है, यह रिफ्लेक्ट करता है चेंज को इन द लेवल ऑफ प्राइस ऑफ अ बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज परचेस्ड एंड कंज्यूम्ड बाय हाउस होल्ड। जो हाउस होल्ड को इम्पैक्ट पड़ रहा है, जो इन्फ्लेशन वो महसूस कर रहे हैं, जो उनके लिए कॉस्ट राइज हुआ है, उसको क्या कहेंगे हम लोग, CPI कहेंगे। और CPI को ही इंडिया में क्या कहा जाता है, कोर इन्फ्लेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोर इन्फ्लेशन। ये ध्यान रखिएगा। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। मनी सप्लाई कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के, इससे आपका क्वेश्चन बनता है। M1 M2 M3 M4 के फॉर्मूला पे क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर से। कॉस्ट पुश एंड डिमांड पुल इन्फ्लेशन से क्वेश्चन बनता है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। इसमें 2 पॉइंट और है आपके समझने के लिए कि जो मेजर ऑफ CPI है, जो 4 मेजर है CPI के, ये भी एक क्वेश्चन है आपका। जो 4 मेजर्स है उसमें आपके आते हैं CPI फॉर एग्रीकल्चर लेबरर है, उसके बाद आपका अर्बन एंड नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज़ है, UNME है, रूरल लेबरर्स के लिए है, एंड इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए है। तो बेसिकली इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए सबसे तवज्जो है, सबसे अधिक इंपॉर्टेंट उसी को है। और ये कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के लिए भी इसको माना जाता है। ये आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स है, ठीक है। उसके बाद देखिए, एक अगर ये पूछ लिया जाए, वैसे पूछने का चांसेस कम है कि व्हाई डू द WPI एंड CPI डिफर्स, तो कारण ये है कि दे डिफर इन टर्म्स ऑफ देयर वेटेज पैटर्न। बेसिकली क्या है, WPI और CPI में क्या डिफरेंस है, लोग कहेंगे नहीं वो होलसेल प्राइस इंडेक्स है, ये आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, बट जो बेसिक डिफरेंस है वो वेटेज का डिफरेंस है। क्या होता है कि पैटर्न ऐसा है कि फर्स्ट फूड हैज ए लार्जर वेटेज इन CPI रेंजिंग फ्रॉम 46% इन CPI इंडस्ट्रियल वर्कर टू 69% इन CPI एग्रीकल्चर लेबर। तो यहाँ पर बेसिकली CPI में फूड पे, जो फूड का आपका आइटम है उस पर अधिक जोर दिया गया है। और CPI जो जारी करती है संस्था, अगर नाम पूछ ले आपसे, तो ये आपका जारी करती है लेबर ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। चलिए, और लास्ट आपका वर्ड है GDP डिफ्लेटर। अब आप पहले GDP कंसेप्ट को ध्यान से याद करने की कोशिश कीजिए। GDP क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है ना आपका, वो क्या है, किसी भी कंट्री के द्वारा इन अ गिवन ईयर जो टोटल आउटपुट ऑफ एग्रीगेट आउटपुट जो होता है आपका गुड्स एंड सर्विसेज, अगर उसका पूरा योग निकाला जाए तो उसको हम लोग कहेंगे आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना था। इसमें से आप कुछ जो फॉरेन रिपेट्रिएशन है वो बाहर कहते हैं, इनवर्ड रेमिटेंस को जोड़ते हैं। फॉर्मूला को आप देख लीजिएगा ध्यान से, वो मिल जाएगा गूगल पे। कंसेप्ट ये है कि GDP है क्या,
तो किसी भी एक वर्ष के अंदर, किसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर, किसी देश के द्वारा उसके बाउंड्री के अंदर जितनी भी सेवाएं और जितनी भी सर्विसेज उत्पन्न किए गए हैं, उसका कुल योग क्या कहलाता है? जीडीपी कहलाता है। लेकिन वहीं पर मान लीजिए आज के प्राइस फैक्टर पर जो मेरा जीडीपी था, आज मान लीजिए इस साल पे इस कंट्री ने टोटल जीडीपी 1000 रुपीज का किया और अगले साल भी 1000 रुपीज का किया। आप परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज कैसे निकालेंगे? 1000 तो 1000 ही है। इन्फ्लेशन जो है, इन्फ्लेशन ने कितना उस जीडीपी के वैल्यू को पिछले साल के कंपैरिजन में कम किया, उसको ही कहेंगे जीडीपी का डिफ्लेटर। अब देख लीजिए, इट्स मेजर ऑफ लेवल ऑफ प्राइस ऑफ ऑल न्यू डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी। ठीक है, तो इसके साथ में इस चैप्टर को समाप्त करता हूं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मेरा हौसला बढ़े और मैं और वीडियोज़ लेकर के आऊँ। तो प्रगति गुरुकुल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।